दोबारा आप बना सकते हैं। जाति का सामान्य अर्थ क्या है, आशय क्या है जान लेंगे। जाति व्यवस्था किसको कहते हैं, जाति की उत्पत्ति कैसे और क्यों। अब बहुत इतिहास में नहीं जाना है, संक्षिप्त है ना। बिहार, उत्तर प्रदेश, हमें लगता है कि ये दो ही राज्य है जहां जाति बहुत है, नहीं भैया, पूरे भारत की हकीकत है। भारत के हर राज्य में जातिगत समीकरण बहुत बड़ा मुद्दा है। यूपी बिहार तो ऐसे ही बदनाम है, माना कि वहां बहुत दिखता है, मीडिया के जरिए आप बहुत सुनते हैं न्यूज में अक्सर, लेकिन हर राज्य में जातिगत समीकरण, क्या राजस्थान में नहीं है, क्या मध्य प्रदेश में जातिगत समीकरण नहीं है, क्या महाराष्ट्र में नहीं है, हर भारत के हर प्रांत की यही स्थिति है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जो है ये थोड़ा राजनीति में ज्यादा वजन रखता है, इसलिए थोड़ा अधिक बदनाम है ना। जाति और जनजाति में सब बताएंगे, अभी शुरू किया है, प्रश्न मत पूछो, लास्ट तक आओगे तो सब समझ जाओगे। चलिए अब कमेंट बंद कीजिए वरना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, जाति की परंपरागत विशेषताएं क्या रही है, यहां से वीवीआई अलग अलग प्रश्न बना सकता है। जैसे मैं अगर एक दो प्रश्न रखूं, है ना, कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में या वैश्वीकरण आधुनिकीकरण के दौर में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के दौर में, जहां दुनिया एक तरफ चांद से आगे बढ़ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, फिर भी जाति हमारे समाज की वास्तविकता अभी भी क्यों है, आपसे पूछ सकता है ना, कि क्यों जाति आज भी हमारे समाज में दिखाई पड़ता है ना। हर इस तरह के कास्ट क्यों रेलेवेंट है, जाति क्यों बना हुआ है, क्यों नहीं जाता है। तो जाति की निरंतरता से प्रश्न बना है और आगे भी बनेगा, है ना। चलिए, जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है, चेंजिंग एस्पेक्ट में प्रश्न पूछता है, और परिवर्तन लाने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं इसके लिए। कुछ समसामयिक मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे जाति और राजनीति के बारे में। जाति आधारित जनगणना बहुत एक बर्निंग इशू है ना। दलित आंदोलन और दलितों का उदय और जाति आधारित आरक्षण, है ना, ये सारे। तो एक हेडिंग बनाइए पहले, कास्ट का आशय, जाति का अर्थ, आशय। जैसे बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो कास्ट शब्द है ना, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से बना है। पुर्तगाल तो सुने होंगे देश, उसी भाषा का एक शब्द है जिसको हम कहते हैं कास्टा। इसका अर्थ क्या होता है, आनुवंशिकता पर आधारित, आनुवंशिकता पर आधारित समूह, प्रजातीय समूह की तरह उन्होंने यूज किया। प्रजातीय समूह किसने, पुर्तगालियों ने, जो भारत आए, है ना। तो जो जाति है उसका अभिप्राय सामान्य तौर पर क्या है, जाति भारतीय समाज में समाज के विभाजन की इकाई है। हाँ, रोनाल्डो वही का है, ठीक है। जाति क्या है, अगर जैसे देखिए वर्ण पहले क्या था, उत्तर वैदिक युग से पूर्व, अगर आप गौर करें तो उत्तर वैदिक युग से पूर्व वर्ण का प्रचलन था। और वर्ण किस पर आधारित था, गुण एवं कर्म पर, जो पीछे की क्लास में हमने पढ़ा कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ निश्चित गुण होते हैं जिसके अनुरूप वह कर्म करता है। उत्तर वैदिक युग तक आते आते धीरे धीरे वर्ण के स्थान पर जाति आ गई। क्यों आ गई, हमने उस दिन भी चर्चा की, आज भी संक्षिप्त। क्या हुआ, जो ब्राह्मण जाति के लोग थे, है ना, जैसे जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें संस्तरण शुरू में तो नहीं था। संस्तरण मतलब हायरार्की, एक के ऊपर दूसरा, ऐसा शुरुआत में नहीं था कि ब्राह्मण ऊंचे और उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और अंत में शूद्र। कालांतर में क्या हुआ, जब वर्णों में गतिशीलता थी, वर्णों में परिवर्तन था, कोई वैश्य वर्ण का है व्यक्ति वो ब्राह्मण वर्ण का बन सकता है, कोई वैश्य वर्ण का है वो क्षत्रिय वर्ण में कन्वर्ट हो सकता है, गुण और कर्म के आधार पर। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण वर्ण के लोग थे उनको लगा कि अरे भैया जो चाहे वो वर्ण परिवर्तित कर ब्राह्मण बन जाता है। तो हमारी तो समाज में कोई पूछ ही नहीं है। आज भी आप गुरुओं को सम्मान देते हैं, आज भी जो पूजा पाठ कराने वाले हो उसको आप सम्मान देते हैं, आज से हजारों साल पहले क्या था। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण वर्ण के व्यक्तियों को लगा कि अपनी प्रभुता, प्रभुता मतलब श्रेष्ठता, डोमिनेंस, वर्चस्व को अगर बनाए रखना है तो क्या करो भैया, कि जाति जैसी व्यवस्था बना दो, जिसमें क्या होगा, जो जिस जाति में जन्म लेगा जीवन पर्यंत उसी जाति का रहेगा, परिवर्तन संभव नहीं है। निश्चित व्यवसाय फिक्स कर दो कि भैया यही काम तुम्हारी हर पीढ़ी को करना है। विभिन्न जातियों के मध्य खान पान, सामाजिक जीवन के कुछ नियम बना दो, कौन किसके साथ खान पान रखेगा या नहीं रखेगा। और क्या बना दो, तो विवाह के नियम बना दो कि एक जाति का व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है। और वर्ण व्यवस्था के विकृत स्वरूप से कालांतर में क्या गई, जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था जो है यह किस पर आधारित है, जन्म पर आधारित है ना, जन्म पर आधारित। समाज के सदस्यों, समाज का यह खंडात्मक विभाजन है, सेगमेंट वाइज। यहां पर फिक्स कर दिया गया क्या, निश्चित व्यवसाय होगा, है ना, जो पेशा आपका है फिक्स रहेगा। विवाह के निश्चित नियम बना दिए गए कि आपका विवाह अपनी ही जाति में होगा। खान पान, सामाजिक जीवन के नियम बना दिए गए। और समाज के सदस्यों का विभाजन कर दिया गया, है ना, समाज के सदस्यों का विभाजन कर दिया गया। तो जाति के आधार पर समाज विभाजित रहा। और अगर आप देखें तो ये जो विभाजन का आधार था उसमें क्या था, अलग अलग जातियां अलग अलग लेयर्स में थी, स्तर में। जैसे मान लो यहां पर कोई अलग जातियां हैं, उसके ऊपर कोई अलग जाति है, उसके ऊपर कोई अलग जाति है ना। जो जाति जितने ऊंचे पायदान पर है वो उतनी ही क्या है, पवित्र है। और जो जाति जितने नीचे पायदान पर है वो उतनी ही क्या है, अपवित्र है। अब अगर अपवित्र है, अगर अपवित्र है तो इसके विरुद्ध छुआछूत जैसा प्रैक्टिस था कि इनको छूने से जातिगत पवित्रता नष्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या किया गया, संस्तरण फिक्स कर दिया गया। संस्तरण मतलब हायरार्की, ऊंच नीच का क्रम, है ना, कौन जाति ऊंची होगी कौन नीची होगी। और इन सबको प्रेरणा कहां से मिली, धर्म से। हाँ, ऋग्वेद से वर्ण व्यवस्था का आरंभिक उद्गम देखा जाता है और कालांतर में वर्ण व्यवस्था का विकृत स्वरूप क्या गया, कास्ट सिस्टम। तो जाति, जब हम व्यवस्था कहते हैं, जाति क्या है, श्रम विभाजन की इकाई है, समाज के सदस्यों को बांटने की इकाई है ना। और अगर इसी के आधार पर पूरा समाज बना है तो उसको हम क्या कहते हैं, जाति व्यवस्था। थोड़ा सा नोट करिए पहले कास्ट की परिभाषा, है ना, लिखिए लिखिए लिखिए। भारतीय समाज में बता रहे मधु, सब बता रहे। प्रश्न शुरू में ही बहुत सारा मत पूछ लो, लास्ट तक कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर भी रहा तो मैं जवाब दूंगा अंत में, है ना। देखिए, भारतीय समाज में
समाज के सदस्यों को वर्ण के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। वर्ण के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। वर्ण गुण एवं कर्म पर आधारित व्यवस्था थी। वर्ण गुण एवं कर्म पर आधारित, अच्छी बात है कोमल, गुण एवं कर्म पर आधारित व्यवस्था थी। और इसमें आरंभिक दौर में कोई भी संस्तरण या ऊंच नीच का क्रम नहीं था। आरंभिक दौर में कोई भी संस्तरण या ऊंच नीच का क्रम नहीं था, परंतु उत्तर वैदिक युग से भारतीय समाज में श्रम विभाजन की इकाई के रूप में जाति व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ हुआ। सबका स्वागत है जितने लोग जुड़े हैं। उत्तर वैदिक युग से वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जाति व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ हुआ। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जाति व्यवस्था में समाज के सदस्यों को धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पवित्र तथा अपवित्र के क्रम में पवित्र तथा अपवित्र के क्रम में श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया गया। हायरार्की में श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया गया। जो जाति जितने ऊंचे पायदान पर स्थित थी, जो जाति जितने ऊंचे क्रम पर थी, वह उतनी ही पवित्र तथा जो नीचे क्रम पर थी वह अपवित्र मानी जाती थी। है ना। जाति व्यवस्था में जहां ऊंची जातियों को कई विशेषाधिकार एवं श्रेष्ठ सांस्कृतिक स्थिति प्रदान की गई, वहीं निम्न जातियों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निम्न जातियों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे छुआछूत, अधिकारों से वंचना, है ना, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक अधिकार उनको नहीं दिए गए। लिखिए, सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था के कारण, सदियों से, अब इससे ऋतु क्या स्लो बोलूंगा, सदियों से चली आ रही इस जाति व्यवस्था के कारण निम्न जातियों का एक बड़ा वर्ग अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, निम्न जातियों का एक बड़ा वर्ग अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक अधिकारों से वंचित होकर समाज की मुख्य धारा से अलग थलग होकर सामाजिक हाशिए पर स्थित हो गया। तो क्या हुआ, पहले अगर आप देखें जाति व्यवस्था में क्या हुआ, जो निम्न जातियां थी, निम्न जाति के लोगों को पवित्र और अपवित्रता के आधार पर, पवित्र क्या थी, जो ऊंची जाति थे वो पवित्र थे, वो अच्छा कार्य करते थे। जो निम्न जाति के लोग थे वो अपवित्र कार्य करते थे, धर्म कर्म उनको वर्जित था, यज्ञ नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, संस्कृत का अध्ययन नहीं कर सकते, यहां तक कि कपड़े भी नहीं पहन सकते शरीर के ऊपरी भाग में, पहले शुरुआत में। तो जो निम्न जातियां थी उनको अपवित्र माना गया। मतलब कि जैसे ये जो है मांस मछली भक्षण करते हैं, मदिरापान, जानवरों का मांस, तमाम चीजें, मैला ढोते हैं, गंदे काम, धर्म ग्रंथ में कहा गया कि जो जातियां, है ना, नीचे पायदान पर है, मतलब नीचे क्रम पर है, वो उतनी ही क्या है, अपवित्र है। तो जैसे जैसे जाति व्यवस्था में नीचे की तरफ आते हैं, पवित्रता कम होती जाती है और अपवित्रता क्या बढ़ जाती है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप जाते हैं, जातियां सोपान क्रम में पवित्रता बढ़ती जाती है। जो ऊंची जातियां हैं वो क्या है, पवित्र है, श्रेष्ठ कार्य करती है ना, श्रेष्ठ कार्य करती है। मतलब जैसे ब्राह्मण जाति वेदों का अध्ययन करती है, पूजा पाठ करती है, सांस्कारिक गतिविधियां संपन्न करती है। तो अपवित्र मतलब जिनको छूने से आपकी पवित्रता नष्ट हो गई। जैसे मान लीजिए पहले छुआछूत क्या था कि कोई निम्न जाति का व्यक्ति, अस्पृश्य जातियां, जिनको छूने से आपकी जातिगत पवित्रता नष्ट हो जाए,
ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कुछ अनुष्ठान, धार्मिक कर्मकांड, क्रियाकलाप करना होता था, तभी वो पवित्र हो जाता था। तो ये सब ऐसी गलत परंपरा हमारे समाज की वास्तविकता रही है, जिसके कारण हजारों साल से यह व्यवस्था रही और समाज की मुख्य धारा से निम्न जातियों का एक बड़ा वर्ग क्या हो गया, समाज से अलग थलग, सामाजिक हाशिए पर स्थित हो गया। सामाजिक हाशिए, मार्जिन पर, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के रूप में, बहिष्कृत, वंचित, अलगावित समुदाय के रूप में, है ना। तो जाति व्यवस्था से कई जनजातियां भी जो थी निम्न, उनको भी माना गया। और ऐसी स्थिति में जातिगत व्यवस्था के एक साथ साथ जनजातियां कौन है, जिनकी आदिम संस्कृति है ना। बहुत सारी जनजातियां जो हिंदू समाज का भाग अपने को मानती है, बहुत सारी हिंदू समाज का भाग अपने को नहीं मानती। तो जनजातियां मतलब जो जंगलों में निवास करती है, मुख्य धारा के समाज से अलग थलग, जो वनों पर निर्भर है ना। तो जो निम्न जातियां हैं उनको समाज की मुख्य धारा से अलग थलग कर दिया गया कि आप मकान जो है यहां नहीं बना सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, खान पान, सामाजिक दूरी बना दी गई। यहां तक कि जाति के कुछ नियम बना दिए गए, अंतरजातीय विवाह, है ना। आप अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकते, आपको विवाह अपनी ही जाति में करना होगा। और अगर ये सब नहीं होता तो भारतीय समाज और आगे बढ़ता। सदियों से इस चली आ रही एक नकारात्मक संकल्पना है जो मानवतावाद के विरुद्ध है, कलंक है। भारतीय समाज के लिए जाति व्यवस्था कोई अच्छी बात नहीं रही है। यह हमारे समाज की का एक काला अध्याय है, जहां पर लोगों के साथ, मानव के साथ पशुवत व्यवहार किया गया, जानवरों की तरह। और यही कारण है कि भारतीय समाज का जो विकास है वो अधिक नहीं हो पाया। निम्न जातियां, कई प्रतिभावान छात्र हैं, परंतु उनको पढ़ने नहीं दिया गया, आगे बढ़ने नहीं दिया गया, है ना। चलते हैं, जाति की विशेषताएं लिखते हैं, क्या क्या है, फीचर्स क्या है जाति की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता क्या है, लिखिए, समाज का खंडात्मक विभाजन, सेगमेंटल डिवीजन। समाज को अलग अलग खंड में बांट दिया गया। जैसे आप देख सकते हैं, अलग अलग, एक लेयर में कुछ जातियां हैं, दूसरे लेयर में कुछ जातियां हैं, तीसरे में कुछ, चौथी में। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, है ना। अभी पहले पढ़ लो, फिर प्रिया जब पूछना 1 अरब सवाल, है ना, सब बताएंगे, पहले सुन लो। समाज का खंडात्मक विभाजन। दूसरा लिखिए, संस्तरणात्मक, संस्तरण, श्रेणी क्रम, एक ही बात है, सोपान क्रम, हायरार्की, ऊंच नीच का क्रम। जो आपको ठीक लगे वो शब्द आप लिख लें, है ना, सब एक ही बात है, ऊंच नीच का क्रम, इंग्लिश में जिसको, इन सबको आप क्या कहते हैं, हायरार्की। तो जाति व्यवस्था की पहली विशेषता क्या है कि समाज का सेगमेंटल डिवीजन, एक सेगमेंट में कुछ जातियां, उसके ऊपर दूसरी, तीसरे, है ना। चलिए, और क्या है जाति की विशेषता, तो लिखिए, ये सब जाति की विशेषताएं कौन सी है, परंपरागत, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, परंपरागत। वर्तमान में ये विशेषताएं बहुत सारी नहीं भी है, जो आगे चर्चा होगी। तो क्या लिखा आपने, जाति की विशेषताएं परंपरागत, निश्चित व्यवसाय, निश्चित पेशा या व्यवसाय, सर्टेन प्रोफेशन, डेफिनेट प्रोफेशन, अंतः विवाही समूह, अंतः एंडोगेमस, एंडोगेमी, अंतः विवाह, सजातीय जिसको आप कहते हैं, अंतः विवाही समूह, अर्थात एक जाति के सदस्य का विवाह अपनी ही जाति या उपजाति में संभव हजारों जातियां हैं। जाति भारत में गिनना मुश्किल है, हजारों जातियां हैं। ये सोशल जस्टिस नहीं है मोहम्मद जी, ये इंडियन सोसाइटी है। जो जितना इजी रहता है ना, वो एग्जाम में लिखना उतना टफ होता है, अगर कंसेप्ट नहीं हो, है ना। तो किसी भी टॉपिक को बहुत इजी, लाइटली नहीं लेना है ना। कई बार आपने देखा होगा मैच में विनिंग टीम जो रहती है वो सामने वाले को बहुत हल्के में ले लेती है और कई बार मैच हार जाती है ना। तो ध्यान रखना है, यूपीएससी में सभी टॉपिक पढ़ना है, इजी और हार्ड कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करो। क्या लिखा हमने, अंतःविवाही समूह, एंडोगेमस, अर्थात एक जाति के सदस्य का विवाह अपनी ही जाति या उपजाति में। उपजाति पहले भी पढ़ा चुका हूं, है ना, बताया है पहले भी। जैसे जातियां क्या होती है, जाति उपजातियों में विभाजित होती है, उपजातियों में विभाजित। उपजाति को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, सबकास्ट। कास्ट जो है वो सबकास्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे एग्जांपल से राजपूत जाति है और राजपूत की कई उपजातियां हैं, है ना। कौन कौन, जैसे अगर 1-2 एग्जांपल जैसे हम कहें, तोमर, कछवाहा, भदौरिया, चौहान, परमार, सोलंकी आदि, और भी बहुत सारे हैं। ये सभी राजपूत जाति है लेकिन उपजातियों में विभाजित। इसी प्रकार ब्राह्मण भी, है ना। चलिए, तो जाति के बारे में क्या लिखा विशेषता, अंतः विवाही समूह, अर्थात एक जाति के सदस्य का विवाह अपनी ही जाति या उपजाति में संभव। अंतः और अंतर दोनों में ऑलरेडी भैया दिमाग लगाइए थोड़ा। एक है अंतर जातीय विवाह, अंतर जातीय विवाह, और एक है अंतः जातीय विवाह। एक को इंग्लिश में कहते हैं इंटर कास्ट मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज, अंतर जातीय, दो अलग अलग जाति, और अंतर को कहते हैं इंट्रा, एक ही जाति में विवाह, समझे। अंतर दो अलग अलग जातियों में, अंतर एक ही जाति, है ना। तो जाति के बारे में क्या लिखा, अंतः विवाही, अपने में ही विवाह होता है, अपनी ही जाति। अब ये विशेषता नोट करिए फटाफट,
देखिए, सदस्यता जन्म पर आधारित अर्थात आनुवंशिकता आधारित, हेरिडिटरी बेस्ड, आनुवंशिकता आधारित। अगली विशेषता, खान पान, सामाजिक जीवन से संबंधित जातिगत नियम की उपस्थिति पवित्रता और अपवित्रता की धारणा के कारण ऊंची तथा नीची जाति, निम्न जातियों के मध्य सामाजिक दूरी। ये किसकी विशेषता हम लोग लिख रहे हैं, है ना? खान पान अलग का मतलब क्या है? एक साथ बैठकर सभी जाति के लोग नहीं खाते थे। पहले नियम था, गांव में भोज है तो पहले ऊंची जाति के लोग खाएंगे। उनकी पंगत में अगर कोई, उनके साथ बैठकर अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति खा ही नहीं सकता। पहले की बात है, अब ये सब थोड़ी है। इसलिए हमने क्या कहा, क्लासिकल, परंपरागत, शास्त्रीय विशेषताएं ये सब। सदस्यता किस पर आधारित है? जन्म पर आधारित, अर्थात आनुवंशिकता आधारित। खान पान सामाजिक जीवन से संबंधित जातिगत नियम है, कौन किसके साथ संबंध रख सकता है, बातचीत, खान पान, सामाजिक गतिशीलता, संपर्क। अब ये सब उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि हजारों साल से पवित्रता और अपवित्रता की धारणा के कारण ऊंची और नीची जातियों के मध्य क्या थी, दूरी थी, है ना? अभी कुछ कुछ है ना? बहुत कुछ बदल चुका है। क्या बदला है वो तो आगे चर्चा करेंगे, है ना? उतना नहीं है पायल अब जितना पहले था। अगर पहले जी रहे होते तो सोचो कैसे आप सर्वाइव। जैसे तमिलनाडु और केरल में जो निम्न जाति के लोग थे, एक जाति थी त्यान, उसको का एक परंपरागत पोशाक होता था जिसमें पेट पर वो ड्रम सेट कर लेती थी, और जब त्यान निकलता था, त्यान जाति के लोग तो ड्रम बजाते हुए, ऐसा माना जाता था कि एक जो ब्राह्मण है जाति है उसको त्यान से 36 गज की दूरी बनाए रखनी है, वरना वो अपवित्र हो जाएगा। सोचिए कैसे कैसे नियम है। अभी भी वैसा एग्जैक्ट नहीं होता है जैसे पहले थे, है ना? चलिए, तो जाति की विशेषताएं क्या है? अब यहीं पर विशेषता अगर आप पढ़ा है तो थोड़ा सा इसके गुण और दोष देख लेते हैं, है ना? मानसिकता तुरंत नहीं बदल जाती बच्चा, मानसिकता बदलने में समय लगता है ना? तो हमने देख लिया जाति का क्या आशय है, तात्पर्य, उत्पत्ति पर संक्षेप में चर्चा की, परंपरागत विशेषताएं। थोड़ा सा जाति के गुण और दोष पहले देख लो, है ना? तब हम लोग जाति की निरंतरता पर आएंगे। एक और ऐड कर लो, जाति व्यवस्था के गुण और दोष, क्या लाभ है और क्या नुकसान है। तो अगला एक हेडिंग बना लीजिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था के गुण दोष, जाति व्यवस्था के गुण दोष और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम। क्या क्या इसके मेरिट्स हैं, लाभ हैं, गुण हैं, क्या क्या दोष हैं। तो लाभ क्या है, फायदे क्या है, इसके क्या गुण हैं, और इसके दोष क्या है, कमियां क्या है। दोष तो हजारों हैं, बहुत सारी। तो ज्यादातर जाति को हम लोग एक नकारात्मक संकल्पना मानते हैं, कमियां, अवगुण, नुकसान, कुछ भी आप। अब आप बताइए जाति के क्या लाभ हुए। जाति से, जाति वैसे संकल्पना के रूप में क्या है, एक नकारात्मक। तो गुण, कुछ ना कुछ तो गुण रहा होगा, तभी तो हजारों साल से इसकी उपस्थिति हमारे यहाँ है। कोई चीज अगर समाज के लिए उपयोगी न रहे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हजारों साल से कास्ट सिस्टम हमारे समाज में है, माना कि जाति एक नकारात्मक अवधारणा है, जाति के नाम पर समाज में नुकसान बहुत अधिक हुआ है, लाभ कम। फिर भी अगर कुछ लाभ की बात अगर की जाए, कई बार पूछता है जाति के लाभ हानि की चर्चा करें, गुण दोष की चर्चा करें, क्यों हजारों साल तक ये बना रहा, इससे प्रश्न बनता है। हाँ, एकता बहुत सुंदर, बताते चलिए। जब पूछू तो मत बताना, ऐसे 5 खरब सवाल पूछ लो, है ना? शुरू करो नहीं कि पहले ही सवाल दाग दो। हाँ, संस्कृति का संरक्षण बहुत सुंदर। हाँ, जातिगत एकता रहती है, भाईचारा, रिजर्वेशन मिल रहा, बहुत सुंदर। हाँ, ये भी एक लाभ है। और क्या कह सकते हैं, जातिगत अनुशासन, निश्चित व्यवसाय से क्या मिलेगा, चंचल सोनी, फायदा क्या होगा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक पहचान देता है अपने सदस्यों को, अच्छा ये फला उनके कास्ट का लड़का है, एक सामाजिक सोशल रिकॉग्निशन, सोशल आइडेंटिटी, सोशल सिक्योरिटी प्रदान करता है, आर्थिक सुरक्षा, है ना? आर्थिक सुरक्षा, कुछ नहीं होगा तो जो बाप दादा का परंपरागत व्यवसाय है वही कर लेगा, तो सदस्यों को यह आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। एक ही कार्य को, निश्चित व्यवसाय है, कई पीढ़ियों तक लगातार करने से वर्क संबंधित, कार्य संबंधित परफेक्शन आ जाता है, स्पेशलाइजेशन आता है। महात्मा गांधी ये बात उठा कहते थे कि वंशानुगत व्यवसाय जाति के कारण कार्य करने की विशिष्टता बेहतर हो जाती है। जैसे मान लीजिए आज से 500 साल पहले जूते बनाने की कला अगर किसी कास्ट में थी, उन्होंने अपने बच्चों को दिया, उनके बच्चों ने आने वाली नस्लों को दिया, उससे कारीगरी क्या हुई, कला है, हर काम एक आर्ट है, कहीं ना कहीं परफेक्शन आया, है ना? हाँ, वही बता रहा हूं कि उससे क्या होता है कि एक व्यवसाय से आर्थिक सुरक्षा भी है, और पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही व्यवसाय करने से कार्य संबंधित विशिष्टता आ जाती है, स्पेसिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। उससे समाज को ही लाभ। जूता बनाने वाली जो जाति है, क्या सिर्फ उनका भरण पोषण होता है, लेकिन पूरे समाज को मदद करते हैं। हाँ, और क्या, जाति से विवाह में, है ना, विवाह संबंध में सहायक। तो ये सब तेजी से देखते हैं। तो लिखिए पहला लाभ में, नोट करिए फटाफट, एडवांटेजेस क्या क्या है। तो लाभ में 4-5 पॉइंट, ज्यादा नुकसान ही है। और तो पहला लिखिए, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक पहचान प्रदान करना, सामाजिक पहचान सदस्यों को प्रदान करना। दूसरा, आर्थिक सुरक्षा,
निश्चित व्यवसाय की धारणा के कारण, निश्चित व्यवसाय व वंशानुगत व्यवसाय के कारण, ब्रैकेट में ये भी क्लियर कर दिया कि आर्थिक सुरक्षा कैसे मिलेगी, है ना। कुछ नहीं होगा तो जो बाप दादा का, है ना, नहीं तो फिर ओवरऑल तनिष्क गुप्ता फिर इवैल्यूएशन कैसे करोगे, समालोचना कैसे करोगे, तो कुछ ना कुछ तो अच्छाई बतानी ही होगी ना। जो विलन होता है उसमें भी कुछ ना कुछ बुराई है, रावण में भी कुछ ना कुछ गुण थे, रावण बहुत विद्वान था, माना कि रावण एक नेगेटिव पर्सनालिटी है, लेकिन रावण बहुत धार्मिक व्यक्ति था, गुणी व्यक्ति था, विद्वान था, है ना। तो समालोचना में आप थोड़ी लिख देंगे कि जो नकारात्मक है उसमें अच्छाई कुछ हो ही नहीं सकती, ऐसे नहीं लिख सकते ना। हाँ, तो आर्थिक सुरक्षा, अभी हम लोग सकारात्मक बात थोड़ी लिख रहे हैं। और क्या, कार्य संबंधित विशिष्टता या श्रम का विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, एकता व भाईचारे की भावना का विकास, व्यवसाय में लाभ, विवाह के संबंध में सहायक, सामाजिक स्थायित्व प्रदान करने में सहायक, हाँ। तो लाभ क्या क्या है बच्चों, एडवांटेजेस क्या क्या है, ये सब आप बता सकते हैं कि ये सब लाभ। सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो था इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और कार्य संबंधित विशिष्टता, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, पीढ़ी दर पीढ़ी स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, एक ही काम को कई पीढ़ी से बढ़ी जाति के लोग कर रहे हैं, तो पलंग बनाने की कला और बेहतर होती चली, सोनार जाति कहीं ना कहीं सोना बनाने की, सोना के ज्वेलरी बनाने की आर्ट, है ना। संस्कृति का संरक्षण, ये भी लिख सकते हैं, सांस्कृतिक पहचान व विरासत का संरक्षण, जैसे बहुत सारी जातियों में कुछ पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, है ना, उनकी लोक कला, अपनी संस्कृति, उनके रस्मों रिवायत, उनके रिवाज, है ना, ये भारतीय समाज संस्कृति को एक पहचान देते हैं। तो ये सब क्या है, गुण ही तो है ना। नुकसान बहुत सारे आप सभी जानते हैं, नुकसान बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तेजी से चर्चा कर लेते हैं, है ना। सबसे ज्यादा क्या है, आर्थिक, विवाह संबंध में भी सहायक है, अपनी ही जाति में विवाह, व्यवसाय, जैसे क्या है कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, आपको वंशानुगत वो मिला है, वो प्रतिभा आपने अपने पिता से, अपने दादा से, अपने घर परिवार में वही काम किया है, तो इससे क्या है, कोई व्यवसाय करने जाते हैं तो आपके रिश्तेदार, नातेदार, है ना, मान लीजिए किसी चीज की दुकान खोलनी है, उसका आपको कला पता है, तो आपको व्यवसाय में क्या करेंगे, लोग मदद करेंगे, आपके मामा है, चाचा है, जो भी है, भाई है, समाज के लोग हैं। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक पहचान, नुकसान 50, है ना। सामाजिक सहयोग ही यहां पे आ गया, आदित्य यादव, एकता और भाईचारे की भावना, सहयोग की भावना। नुकसान तो बहुत है, कुछ जो इंपॉर्टेंट नुकसान है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला तो निम्न जातियों के विरुद्ध अत्याचार, शोषण, अन्याय, सामाजिक बहिष्करण, निम्न जातियों का छुआछूत, अस्पृश्यता जिसको आप कहते हैं, छुआछूत की प्रथा, की दुष्प्रथा, समाज के एक बड़े वर्ग वर्ग का मतलब क्या है, निम्न जातियों के समूह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक अधिकारों से वंचना, डिप्रीविएशन, समझते हैं ना। हाँ, सामाजिक सद्भाव को नुकसान, सामाजिक भाईचारे, एकता, सद्भाव को सदैव खतरा, सावधान, मैं वही पुराना वाला शिक्षक हूं, निसार भैया, ध्यान रखना, है ना। तो वही शख्स हूं मैं, है ना। आदत सुधार लीजिए, आदत वैसे सुधरती नहीं है, लेकिन फिर भी, है ना, ये 4-5 लोग अलग ही दुनिया में है ना, समझ जाओ सारे, क्लास में रहो, है ना। हाँ, आ रहे हैं आशीष भैया, चिंता ना करें, नोट करिए, अभी मैं जिंदा हूं इस क्लास में, है ना, ध्यान रहे। आ रहे हैं सेकंड लास्ट पॉइंट, समाज के एक बड़े वर्ग किसका, निम्न जातियों का एक वर्ग, कई उसमें
क्या लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया उनको, कि तुम्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, तुम वेद का अध्ययन नहीं कर सकते, विद्यालय नहीं जा सकते, तुम्हें सामाजिक अधिकारों से वंचना, अलग थलग रहोगे, है ना, आर्थिक अधिकार ही नहीं है, छुआछूत जैसी दुष्प्रथा है। तो डेप्रिविएशन, सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्करण इसी को कहते हैं, समाज से अलग थलग कर देना, है ना। लिखा है लास्ट पॉइंट में, सेकंड लास्ट में, समाज के एक बड़े वर्ग का मतलब यहां पर निम्न जातियों के समूह से, है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक अधिकारों से वंचना, डेप्रिविएशन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल राइट्स ऑफ पीपल विद डाउनट्रोडन बैकग्राउंड, सामाजिक भाईचारे, एकता, सद्भाव को सदैव खतरा। चलिए और क्या है दोष, दो चार बस और देख लो। नुकसान, निम्न जातियों के प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, कौशल आदि का समाज को लाभ नहीं, जातिगत द्वंद्व, हिंसा, तनाव, संघर्ष आदि, जाति के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण से लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली को नुकसान, राजनीतिक प्रणाली, वोटों का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन से लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली को नुकसान। हाँ, जाति के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण से लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली को नुकसान। स्टालिन इथिक्स पढ़ने से नहीं होगा, धर्म ग्रंथ पढ़ो, है ना, तब कुछ हो सकता है ना, अच्छी अच्छी धार्मिक ग्रंथ किताब पढ़ो। शुरुआत करो भगवत गीता से, है ना। तो जाति के लाभ क्या है, नुकसान क्या है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरंतरता, जहां से सवाल आएगा, कास्ट की कॉन्टिन्यूटी के कारण, जाति की निरंतरता के कारण, आपको नहीं लगता है कि इतना समाज जो है वो प्रगतिशील हो गया है ना, इतना समाज आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में प्रगति हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन आज भी कास्ट, हमारे जाति जो है, हमारे समाज की वास्तविकता क्यों? जैसे मैं एक दो सवाल आपको समझाने के लिए अगर लिखूं यहां पर, तो आप जैसे मान लो एक दो सवाल देखिए ताकि आपको आइडिया लगेगा। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ सकता है, जैसे कह सकता है, आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण व आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं के बावजूद, की प्रक्रियाओं के विस्तार के बावजूद भी जाति भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई या कठोर वास्तविकता क्यों बनी हुई है, चर्चा करें। प्रश्न ये सब लिखिए आप। जब कास्ट की कॉन्टिन्यूटी से प्रश्न बनेगा, है ना, जाति की निरंतरता के कारणों की चर्चा करते हुए इसके रोकने के उपाय सुझाएं, बतावें। 250 शब्द में आप लिखिए, अभी ज्यादा लिखिए, 300-350 शब्द में लिखिए, है ना, ज्यादा प्रैक्टिस करिए, यही तरह सब तरह का सवाल दिखेगा वह, है ना। जैसे कह सकता है कि आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण जैसी प्रक्रिया, आज आप देखिए कि हर क्षेत्र में डेवलपमेंट दिख रहा है। भारत में ही आपको, हड़प्पा के युग में तो नहीं जी रहे, है ना, 2025 में भारत कितना आगे बढ़ा, हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन हुआ, इनोवेशन, हर क्षेत्र में प्रॉस्पेरिटी आई, डेवलपमेंट हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में, हर जगह। लेकिन कास्ट एक हमारे समाज की कड़वी वास्तविकता क्यों बनी हुई है भैया? क्यों नहीं जाति हमारे समाज से खत्म हो रही है? आज भी आप सोचिए कि हमारे समाज की वास्तविकता क्यों बनी हुई है, यहां से प्रश्न बन सकता है ना। तो जाति की निरंतरता के कारण से प्रश्न पूछेगा, तो इसके निरंतरता के आयाम पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लिखिए जल्दी। आप ट्रेन में सफर करते हैं, बस में, लोग पूछता है क्या नाम है आपका, आप कहते हैं ए कुमार, कहता है पूरा नाम बताइए,
आप कहिए कि भैया मेरा नाम पूरा यही है, तो आपके पिता का नाम पूछेगा, आप कहिए डी कुमार, फिर आपके दादा का नाम पूछेगा, वो आपके सरनेम यानी आपके कास्ट को जानना चाहता है। और ऐसा नहीं कि सामने वाला व्यक्ति कोई मूर्ख है, पढ़ा लिखा विद्वान है ना। आज भी हमारे समाज की वास्तविकता है जाति, है ना। क्यों है, इसकी निरंतरता से सवाल बनेगा। जैसे अगर हम कास्ट की कंटिन्यूटी के कारण अगर हम देखें तो इसको अलग अलग स्फेयर में आप देख सकते हैं। जैसे कि सामाजिक जीवन में इसकी निरंतरता क्यों बनी हुई है ना। सामाजिक जीवन में ये रेलिवेंट क्यों है निरंतरता के कारण। जैसे आप देखिए सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो है विवाह में निरंतरता, जातिगत विवाह की निरंतरता। कास्ट आज भी मैक्सिमम मैरिज क्या है, अपनी ही जाति में है। यानी अगर ए ने बी से विवाह कर लिया तो फिर उसके बच्चों का क्या जाति होगा निर्धारित करना मुश्किल है। तो आज भी 90-95% 95% विवाह जो है वो अपनी ही कास्ट में होती है, अपनी ही सब कास्ट में। तो जातिगत विवाह आज भी दिखे जाते हैं। तो विवाह में कंटिन्यू रोल प्ले करता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया, कोई बच्चा जन्म जब लेता है तो वो जाति धर्म मजहब तमाम चीजें नहीं जानता, लेकिन घर परिवार में, है ना, नई दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, घर परिवार में जातिगत मान्यताएं धारणाएं पूर्वाग्रह प्रचलित होती कि फला जाति धूर्त होती है, फला जाति चतुर होती, फला जाति ऐसी होती, फला जाति वैसी होती, है ना। तो जो सामाजिक परंपरा रीति रिवाज जो हम सीखते हैं, वही मैं आ रहा हूं आदित्य यादव, वो हम सामाजिकरण की प्रक्रियाओं के जरिए। ऐसा तो नहीं कि जन्म आपका हुआ है आजमगढ़ में तो आप इतने शिक्षा के लिए आप जो है वो शिकागो चले गए। अधिकतर लोग क्या है जिस मिट्टी में पले बड़े होते हैं वहीं रहते। और स्थानीय स्तर पर जो भी जातिगत मान्यताएं धारणाएं पूर्वाग्रह प्रचलित है उसी से व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया के जरिए हम अपने आने वाली नस्लों में बच्चों में क्या करते हैं, जातिगत मान्यताओं को डालते हैं कि ऐसी जाति ऐसे होती, विवाह नहीं करना चाहिए, खान पान, है ना। तो दूसरा क्या कारण है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के आधार पर, है ना, हम जातिगत मान्यताएं, जातिगत धारणाएं, जातिगत जो भी रीति रिवाज तौर तरीके अपने नस्लों में आने वाली पीढ़ियों में डालते हैं। बार बार सामाजिकरण की प्रक्रिया के जरिए वो बच्चा जो है जातिगत व्यवहार करना सीख जाता है। आज भी इस भारतीय समाज में खान पान एवं सामाजिक व्यवहार के जातिगत नियम प्रचलित आपको दिखाई पड़ेंगे। जातिगत नियम कुछ हद तक प्रचलित हैं, बहुत हद तक तो नहीं कह सकते हैं, कुछ हद तक प्रचलित। जैसे आज भी आप देखेंगे, है ना, कि जो आपके घर में, अगर आपने गांव घर से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो प्राय हर घर में कोई ना कोई बर्तन, कप, ग्लास वो एक अलग रखा जाता है कोने में, जिसमें अमुक जाति का व्यक्ति आए या उससे संबद्ध कोई भी आए तो उसमें ही चाय पिए, खाना खाए। ये सब प्रथा परंपरा, वो जो टूटा हुआ बर्तन है, वो कप है, वो आपको जाति की याद दिलाता है। अगर ये चीजें आज भी समाज के स्तर पर देखी जा रही है, पहले की तरह उतना नहीं है। आज भी गांव में कुछ हद तक, मैंने क्या लिखा है ध्यान रखना शब्द का, कुछ हद तक जो जातिगत धारणाएं हैं, व्यवहार के नियम हैं, वो आज भी गांव में देखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो धारणा है अगर समाज के स्तर पर तो कंटिन्यूटी बनाए रखे, तो सामाजिक जीवन में, है ना, इस प्रकार के जातिगत मानसिकता जो है कंटिन्यू दिखते हैं खान पान में, सामाजिक व्यवहार में। जातिगत प्रथा परंपरा जो सामाजिक जीवन के हैं, कुछ जातियों में ये प्रथा है, ये लोग जो है उनकी कला में ये है, संगीत में ये है, उनके उत्सव में है। तो ये जो है वो क्या करते हैं, उस कास्ट को एक आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। और ट्रेडिशनली क्या होता है, परंपरागत रूप में एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी कैरी फॉरवर्ड होती रहती। तो कास्ट सिस्टम कंसोलिडेट होता रहता है। कई बार परिवर्तन स्वाभाविक नहीं है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन वो चीजें कंटिन्यू हो जाती है। आज भी विवाह सबसे बड़ा फैक्टर है। एक बड़े नेता हुए, उन्होंने कहा बेटी और रोटी। बेटी का मतलब पहले होता था निश्चित व्यवसाय, अपनी ही जाति का व्यवसाय आपको करना है, तो रोटी का मतलब भोजन, यानी व्यवसाय आप कोई भी कर सकते हैं ऑप्ट। और बेटी, अपनी पुत्रियों का विवाह अलग अलग जाति में करना स्टार्ट करो। जिस दिन ये दो चीजें हो गई, इस देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा। आजादी के बाद लगभग हम लोग 8वें दशक में चल रहे हैं, लेकिन आज भी जाति व्यवस्था हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। उसके कारण क्या है, सामाजिक जीवन में जातिगत मानसिकता, जातिगत चीजें जो है वह जारी है। अगर अंतर जातीय विवाह हो जाए तो ऐसी स्थिति में जातिगत धारणा, मैंने क्या कहा, कुछ हद तक फौजियाली, मैंने ये नहीं कहा कि यही हर जगह है ना। अब बहुत परिवर्तन हो गया, जातिगत धारणाएं पहले की तरह वो कठोरता, वो कट्टरता है क्या, नहीं है। लेकिन फिर भी अगर खान पान, सामाजिक जीवन के यह व्यवहार के तौर तरीके अगर आप देखेंगे तो आपको, जैसे अन्य धर्मों में नहीं था, भारत में इस्लाम आया तो वो भी जातिगत मानसिकता से प्रभावित हो गया। और इस्लाम जो सामाजिक समानता पर आधारित धर्म रहा है, वहां पर भी ऊंच और नीच का क्रम देखने को आया। इस्लाम के अन्य देशों में यह प्रथा नहीं है, दुनिया के अन्य किसी भी देश में कास्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारे यहां ये देखा जाता है। तो जाति व्यवस्था की कंटिन्यूटी क्यों बनी है, अगर सामाजिक जीवन में अंतरजातीय विवाह होने लग जाए, है ना, खान पान के नियम तौर तरीके, हम अपने बच्चों को साइंटिफिक टेम्परामेंट से युक्त करें, जातिगत पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस, इन सबको खत्म करें। और ये सब एक दिन में नहीं होगा, हो रहा है परिवर्तन। आप देखिए 1960, 70, 80 के दशक तक हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम बहुत कंसोलिडेटेड था, बहुत मजबूत था, लेकिन धीरे धीरे क्या है ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है ना। तो जाति व्यवस्था की निरंतरता के कारण क्या है, तो सामाजिक जीवन में आपने देखा, आर्थिक क्षेत्र में निरंतरता। जैसे देखिए जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन आया तो अब क्या आ गया कि निश्चित व्यवसाय, कोई भी जाति कोई व्यवसाय कर सकती है। ऐसा कुछ नियम है क्या कि आप अगर इस जाति के हैं तो यही काम करना होगा, कुछ नहीं, संविधान का, विधि का शासन है, तो कोई भी जाति कोई कार्य कर सकती है ना। लेकिन गौर करो, कभी मार्केट निकलो, सर्वे करने निकलो, तो आप देखोगे कि आज भी अधिकांश सभी लोग सरकारी नौकरी में तो है नहीं, 2-2.5% भी हमारे देश में सरकारी नौकर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में कुल मिलाकर अगर आप देखें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सब मिलाकर 6 से 8% सरकारी नौकरी, अन्य अधिकतर लोग क्या है, कृषि पर व्यवसाय, अन्य रोज। आज भी आप देखेंगे कि जो परंपरागत जाति आधारित व्यवसाय था उसमें 60 से 70% लोग अपने परंपरागत व्यवसाय में ही कार्यरत। आज भी परचून की दुकान 10 दुकान में से 5 दुकान किसी पर्टिकुलर कास्ट की होगी। आज भी ज्वेलरी की 10 दुकान में से 5-6-7 दुकान जो है किसी पर्टिकुलर कास्ट की ही होगी। आज भी जो है वह फर्नीचर की 10 दुकान में से 5-6 दुकान किसी पर्टिकुलर कास्ट की ही होगी। ये क्या बताता है
कि आज आर्थिक क्षेत्र में जातिगत कोई कठोर नियम नहीं, आप सभी कार्य कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में भी आज भी अधिकांश जातियां अपने परंपरागत व्यवसाय में ही संलग्नित है, कार्यरत है। कभी अगर नहीं विश्वास हो तो निकल जाओ बाजार सर्वे करने के लिए, बैठे बैठे 10 दुकान उठाकर देख लो कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं, है ना। सच्चाई क्या है कि उसमें बुरा भी नहीं है ना, कि जो आनुवंशिकता आधारित बिजनेस है, जो व्यवसाय है, वो बाप दादों का है, कहीं ना कहीं उसमें नॉलेज है आपका, उसमें डेप्थ है, उसमें आपका एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन है, और अगर उसी से रोजी रोटी मिल रहा हो तो बुरा क्या है। आज आप देखिए, आपको दिल्ली में कई दुकानों के आगे आप अग्रवाल क्या है जी, कास्ट है ना। अग्रवाल राजस्थान की एक जाति है जो नमकीन का व्यवसाय करती थी, और आज अग्रवाल एक ब्रांड है। अगर किसी दुकान के ऊपर अग्रवाल का अगर लोगो लग जाता है, मोची एक जाति थी जो जूते बनाती थी, आज मोची एक इंटरनेशनल ब्रांड है। आज भी अधिकांश जातियां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जाति, कास्ट सिस्टम में आज चेंजेस आ गए, फिर भी आर्थिक क्षेत्र में भी आज अधिकांश जातियां अपने परंपरागत व्यवसाय, परंपरागत समझ रहे हो ना, परंपरागत व्यवसाय में ही कार्यरत। राजनीतिक क्षेत्र में आज आप देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जाति का वर्चस्व है। आज आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप उठाकर देख ले, सभी कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स करती है। और राजनीति मंगल ग्रह की बातों पर तो होगी नहीं। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी, है ना, अरे भैया मिठाई की दुकान के ऊपर अग्रवाल लिखा देख लो तो, है ना, समझाने के लिए जो बताता वो भी नहीं समझते हो, है ना। राजनीतिक क्षेत्र में निरंतरता, सामाजिक क्षेत्र में जब कास्ट को लेकर कठोरता कम हो गई तो सामाजिक क्षेत्र से उठकर कहां गई, राजनीतिक क्षेत्र। और जाति के नाम पर पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन, ऐसा नहीं कि आज है, आजादी से लेकर अब तक हर पॉलिटिकल पार्टी ने कमोबेश, कम या ज्यादा, है ना, इसी जाति के आधार पर राजनीति की। कोई ने आज बोलने तो जिसको जो बोलना, कल से कमेंट ऑफ कर देंगे, हाँ कर देंगे, ये बैच नहीं सुधरेगा, है ना, मैं थक गया इस बैच से, है ना, मैं कहां से हूं, मेरी क्या कास्ट है, देख रहा हूं सब कमेंट, है ना। तो जो जाति व्यवस्था है वह राजनीति उसको क्या कर रही है, नवजीवन प्रदान करती है ना, राजनीतिक पहचान उसको देती है। राजनीति क्या कर रही है, कास्ट सिस्टम को मरने नहीं देती, कहीं ना कहीं उसको रेलेवेंट बनाए रखती है। जाति के नाम पर आरक्षण जैसी व्यवस्था प्रगतिशील सोच के साथ लाई गई, परंतु वहां भी कुछ ना कुछ खामी रह गई, उस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो कास्ट की निरंतरता पे कुछ पॉइंट नोट करें, मैं कंक्लूडिंग लिख देता हूं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपने देख लिया कास्ट की कंटिन्यूटी, लिखिए। जाति व्यवस्था की निरंतरता हेडिंग बनाया है, लिखिए। लिखिए भारतीय समाज में, लिखिए भारतीय समाज में हजारों साल से जाति की उपस्थिति, भारतीय समाज में हजारों सालों से जाति की उपस्थिति रही है, और वर्तमान में भी जाति जीवन के हर क्षेत्र में कमोबेश प्रचलित है। में ही कार्यरत, मुस्कान, में ही कार्यरत, है ना, और वर्तमान में भी जीवन के हर क्षेत्र में कमोबेश, कम या ज्यादा प्रचलित है। एक अवधारणा के रूप में जाति व्यवस्था, एक अवधारणा के रूप में जाति व्यवस्था एक नकारात्मक अवधारणा रही है, जिसने समाज को जोड़ने के स्थान पर तोड़ने का कार्य सदैव किया है। जोड़ने के स्थान पर तोड़ने का कार्य सदैव किया है। देखिए आजादी के 78 वर्षों के पश्चात भी, आजादी के 78 वर्षों के पश्चात भी जाति भारतीय समाज की वास्तविकता, जाति भारतीय समाज की वास्तविकता बनी हुई है। इसके निम्न कारण हैं, पहला, सामाजिक जीवन में निरंतरता, सामाजिक जीवन में निरंतरता, लिखिए सामाजिक जीवन में निरंतरता, डैश देकर लिखिए विवाह, खानपान एवं सामाजिक व्यवहार, विवाह, खानपान एवं सामाजिक व्यवहार के तौर तरीकों में जाति की प्रभावी उपस्थिति देखी जाती है। जाति की प्रभावी उपस्थिति देखी जाती है। देखिए आज भी लगभग 95% हिंदुओं के विवाह, आज भी 95% हिंदुओं के विवाह अपनी ही जाति या उपजाति में संपन्न होते हैं, अपनी ही जाति उपजाति में संपन्न होते हैं। समाज के स्तर पर
प्रचलित जातिगत धारणाएं मान्यताएं, समाज के स्तर पर प्रचलित जातिगत धारणाएं मान्यताएं पूर्वाग्रह, समाज के स्तर पर प्रचलित जातिगत धारणाएं मान्यताएं पूर्वाग्रह प्रेजुडिस, सामाजिकरण की प्रक्रियाओं के जरिए, सामाजिकरण की प्रक्रियाओं के जरिए सामाजिकरण की प्रक्रियाओं के जरिए बच्चों में डाल दिए जाते हैं, बच्चों में डाल दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए सेकंड, आर्थिक क्षेत्र में निरंतरता, सामाजिकरण की प्रक्रियाओं के जरिए बच्चों में आरोपित कर दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं। दूसरा, आर्थिक क्षेत्र में निरंतरता लिखिए, यद्यपि वर्तमान में निश्चित व्यवसाय संबंधित, यद्यपि वर्तमान में निश्चित व्यवसाय संबंधित जातिगत मान्यताएं, व्यवसाय संबंधित जातिगत मान्यताएं अब पूरी तरह कमजोर हो चुकी है, अर्थात किसी भी जाति का कोई व्यक्ति कोई भी कार्य या व्यवसाय कर सकता है, अर्थात किसी भी जाति का कोई व्यक्ति कोई भी व्यवसाय या कार्य कर सकता है, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय या कार्य कर सकता है, परंतु इसके बावजूद भी 60 से 70% लोग अपने परंपरागत व्यवसायों में ही 60 से 70% लोग अपने परंपरागत व्यवसायों में ही कार्यरत हैं, जो जाति को निरंतरता प्रदान करता है, जो जाति को निरंतरता प्रदान करता है। क्लियर है? राजनीति के क्षेत्र में निरंतरता, पॉलिटिक्स, जाति, तो राजनीति के क्षेत्र में निरंतरता, राजनीतिक जीवन में क्षेत्र में जाति की निरंतरता लिखिए, राजनीतिक प्रणाली ने जाति व्यवस्था को, राजनीतिक प्रणाली ने जाति व्यवस्था को एक नई पहचान प्रदान कर, एक नई पहचान प्रदान कर उसे नवजीवन, नया जीवन प्रदान कर इसका पोषण व संरक्षण किया है, इसका पोषण व संरक्षण किया है। बिल्कुल कास्ट व्यवस्था कोई अच्छी बात थोड़ी है। विवाह आपकी दो व्यक्तियों की अपनी मर्जी से है, कोई जरूरी जाति और धर्म के नाम पर ही विवाह हो, है ना। जो प्रगतिशील सोच वाले हैं, वैज्ञानिक मनोवृत्ति वाले हैं, उनका लाइफ, अगर उनको कोई अपनी जाति की महिला लड़की अच्छी लगती कर सकते विवाह, कोई नियम परंपरागत है, समाज बदल चुका है, उस पर भी चर्चा करेंगे आगे। तो क्या लिखा आपने, राजनीतिक प्रणाली, मैंने लिख दिया। कई लोगों की स्पीड इतनी धीमी है कि मैं इतना धीरे बोल रहा हूं, फिर भी कई लोग लिख रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा। भैया मेरे 20 क्वेश्चन लिखना है ना, प्रैक्टिस करिए। हम लोगों की बाय डिफॉल्ट स्पीड है ना ज्यादा है ना कम है। तो लिखिए, स्थानीय स्वशासन की इकाई से लेकर, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों से लेकर मंत्री तक के चयन का आधार, मंत्री तक के चयन का आधार, मंत्री तक के चयन का आधार जाति माना जाता है, जाति मानी जाती है। जाति के नाम पर, जाति के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण, वोटों के ध्रुवीकरण या लामबंदी, वोटों के ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन या लामबंदी के कारण राजनीतिक दल जाति आधारित मुद्दों का इस्तेमाल, जाति आधारित मुद्दों का इस्तेमाल सत्ता की प्राप्ति हेतु हर स्तर पर करते हैं, सत्ता की प्राप्ति हेतु हर स्तर पर करते हैं। तो क्लियर है कि जाति के आधार पर, अगर आप जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका काम ही क्या है जी, चुनाव लड़ना, सत्ता की प्राप्ति, और साम दाम दंड भेद सत्ता के हथियाने के लिए इतिहास गवाह है, लोगों ने हर प्रकार, तो ये पॉलिटिकल पार्टी भी यही काम कर रही है। आए दिन हम लोग क्या करते हैं, ब्लेम करते रहते हैं। जब आप फुर्सत में हैं तो आप कास्ट पर लंबा चौड़ा भाषण दे देते हैं कि जाति खराब है, ये है वो, ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है वैसी है, और जब अपनी विवाह की आएगी तो आप अपनी जाति उपजाति गोत्र सब मैच करके करेंगे। सच्चाई क्या है कि जाति की निरंतरता इसलिए भी बनी है क्योंकि जो जाति के उल्लंघन की बात करते हैं, उन्मूलन की बात करते हैं, वो सैद्धांतिक रूप में भले कह दें, व्यावहारिक धरातल पर वो भी नहीं है।
आप सोचिए, हाईली एजुकेटेड, पढ़ा लिखा व्यक्ति, अमेरिका में साइंटिस्ट, अमेरिका में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, अपनी विवाह के लिए इंडिया आता, अच्छी बात है, करनी चाहिए अपनी, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी जाति में विवाह बुरी है, परंतु सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जाति में विवाह को क्राइटेरिया बनाना गलत है ना, ये गलत है। तो जाति के आधार पर आपका सामाजिक जीवन अगर संचालित होगा तो पॉलिटिकल पार्टी भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करेगी ही करेगी, वो मंगल ग्रह से नहीं आई है। और जाति अगर स्थानीय स्तर पर प्रचलित है तो जो भी राजनीतिक दल है वो अपने चुनावी लाभ हेतु जाति का प्रयोग बखूबी करेंगे, और यही होता रहा है। हम लोग ब्लेम करने लगते हैं पॉलिटिकल पार्टी पर, और सच्चाई क्या है, राजनीतिक दल जो भी वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद, है ना। तो राजनीति के क्षेत्र में भी इसकी कंटिन्यूटी बनी है। चलते हैं जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है, एक हेडिंग बनाइए, जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आया बताइए फटाफट कमेंट करके। आया परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन के प्रभाव से, है ना। हाँ, जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आया है। पहला परिवर्तन क्या है अगर हम कहें तो निश्चित व्यवसाय संबंधित धारणा अब क्या है, कमजोर हो गई। आपको जो मन है वो आप बिजनेस करें। जातिगत नियम, मान्यताएं, छुआछूत, भेदभाव, ये सब क्या लगभग खत्म होने के कगार पर है। तो हम क्या कह सकते हैं जातिगत असमानता, शोषण, अन्याय में व्यापक कमी, पहले की तुलना में हो रही है बातें। छुआछूत या अस्पृश्यता का लगभग उन्मूलन, कुछ कहीं कहीं एकादुक की घटना हो जाए। अंतर जातीय विवाह की कुछ हद तक उपस्थिति। अब देखो यहां पर भी पहले भी समझाया आपको, है ना। अगर आप देखें तो जो जैसे जातिगत आधार पर जो बहुत ऊंची जाति, अगर किसी दलित ऊंची जाति की महिला है और अगर किसी दलित युवक से विवाह कर ले, समाज अभी भी इसको नहीं पचा रहा है। लगभग बराबर मिलती जुलती थोड़ी ऊंची नीची जातियों के मध्य विवाह समाज एक्सेप्ट कर रहा है ना। और जो बहुत ऊंची जाति है और अगर निम्न जाति के मध्य आज भी विवाह को लेकर बाइकॉट दिखता है, प्रतिष्ठा हत्या हो जाती है, समाज के स्तर पर हुक्का पानी बंद हो जाता है। तो अंतर जातीय विवाह की कुछ हद तक उपस्थिति। देखिए, निश्चित व्यवसाय संबंधित जातिगत मान्यताएं, धारणाएं कमजोर, निम्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा व स्थिति में सुधार, स्थिति में बहुत हद तक सुधार। हाँ, एजुकेशन का विकास निम्न जातियों तक भी हुआ है, आर्थिक क्षेत्र में भी निम्न जातियों की उपस्थिति आई है। वही हमने एक ही जगह लिख दिया है कि निम्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रतिष्ठा व स्थिति में बहुत हद तक सुधार। लिखते चले साथ साथ। परिवर्तन एक बड़ा क्या है कि अब जो है व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्धारण सिर्फ जातिगत आधार पर न होकर उसकी आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थिति के आधार पर भी जाति व्यवस्था के स्थान पर वर्ग व्यवस्था का प्रचलन कुछ हद तक में वृद्धि नहीं हुआ। पहले था नहीं निसार, कैसा कैसा सवाल पूछते हो। पहले बिल्कुल ही नहीं था, कुछ हो रहा है तो कुछ हद तक तो बढ़ा ही है। हाँ, जो पैसे वाली व्यवस्था कमजोर हुई उसके पीछे कई कारण है, प्रवचन भी। लिखिए, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के कारण निम्न जातियों के अधिकारों का संरक्षण एवं राजनीतिक जागरूकता या चेतना में वृद्धि। निम्न जाति बोलते क्यों, पढ़ा रहे हैं हम, है ना। पायल टेलर ऊंच और नीच नहीं बोले तो जाति का नाम बोले क्या?
ऐसा कैसा? अरे भैया कहा गया जिसको ऊंची जाति नीची जाति, है ना? ये मैंने कहा है क्या? ये तो पढ़ते ही आप। बिल्कुल महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। हो गया। अब देख से देखो यहां से एक नए टाइप का अगर सवाल बनाएगा तो ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स और वर्ग पर सवाल बना सकता है ना? जैसे एक आधा सवाल आपसे देखिए, जैसे आपसे पूछ सकता है कि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली ने जाति व्यवस्था को कमजोर और मजबूत दोनों किया है, बताएं। लास्ट पॉइंट में लिखा है लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के कारण निम्न जातियों के अधिकारों का संरक्षण एवं राजनीतिक जागरूकता चेतना में वृद्धि। जैसे देखिए एक दो नए नए टाइप के सवाल आपसे पूछ सकता है, जैसे कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है उसने कास्ट सिस्टम को या कास्ट सिस्टम को कमजोर भी किया और मजबूत भी किया है, स्पष्ट कर। कि लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली ने जाति व्यवस्था को कमजोर एवं मजबूत दोनों किया है, समीक्षा करें, है ना? पूछ सकता है आपसे कि जाति व्यवस्था जो वर्ग व्यवस्था में बदल रही है उसके क्या कारण है, इससे क्या समाज में बदलाव हो सकता है? क्या जाति के स्थान पर वर्ग व्यवस्था का प्रचलन, वर्ग समझते हो ना जी? वर्ग में हमने पहले भी कई बार बताया, आय के आधार पर हम समाज को 3 वर्ग में बांट देते हैं, है ना? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। तो वर्ग क्या एक आर्थिक अवधारणा है जहां पर हम आय के आधार पर लोगों को हम एक पर्टिकुलर वर्ग में रखते हैं, जैसी आय है ना? जैसे आपसे पूछ सकता है कि जाति व्यवस्था धीरे धीरे क्या हो रही है, वर्ग व्यवस्था में तब्दील तो हो रही है लेकिन जाति की छाप वर्ग में भी दिखाई पड़ती है। आज अर्बन एरिया में आप देखें लोगों की आय के आधार पर उसका मोहल्ला है, उसका रहन सहन है, उसका जीवन शैली सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे अर्बन एरिया में अब कास्टिज्म के स्थान पर नई व्यवस्था आ रही है, वर्ग व्यवस्था, है ना? लेकिन वर्ग व्यवस्था में भी आपको कास्ट की छाप झलक दिखाई पड़ेगी बच्चों। जैसे देखिए एक प्रश्न लिखता हूं, नए नए टाइप का सवाल ऐसे ही बनाएगा आपसे। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली ने जाति व्यवस्था को कमजोर एवं सशक्त, सशक्त मतलब मजबूत, दोनों ही किया है, चर्चा करें। जैसे देखिए एक सवाल जो पूछा है, सवाल लगभग मिलता जुलता इसी टाइप से पूछा है। जैसे देखिए सवाल, भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही है। जातीय अस्मिता पहचान, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी, है ना? गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है ना? है ना? देखिए क्या कर रहा है, कास्ट आइडेंटिटी जो है वो डायनामिक भी है, गतिशील भी है और स्थिर भी है। जाति व्यवस्था स्थिर भी है। जैसे आप देखिए लोकतंत्र ने क्या किया है, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली ने क्या किया है, जाति व्यवस्था को कमजोर भी किया है और मजबूत भी किया है। कमजोर किस मामले में किया है कि जो जातिगत भेदभाव, असमानता, शोषण, अन्याय ये सब कम गया। क्यों? एक व्यक्ति एक वोट, चाहे आप किसी भी जाति से हो आपको एक ही वोट है, तो जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। और इससे जो है पॉलिटिक्स को एक नया आयाम मिला है। इससे नई दलित राजनीति जागृत हुई है, निम्न जातियां अधिकारों के लिए अधिक जागरूक हुए, है ना? तो उससे क्या है कि कास्ट के विरुद्ध जो भी शोषण, भेदभाव, अन्याय था वो सब कमा है। तो जाति व्यवस्था को कमजोर किया है क्योंकि कास्ट एक अच्छा व्यवस्था नहीं रहा है सदियों से हमारे यहां। दूसरा, जाति व्यवस्था को मजबूत भी किया, जैसे जाति के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति। जाति की पहचान स्थिर भी है अभी भी और गतिशील भी है। स्थिर कैसे है कि आज भी जब हम ऊंच नीच की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्थायी बात तो है। और गतिशील कैसे है, जैसे निम्न जातियों का अभ्युदय हुआ है, दलित जातियां आज राजनीति में वो भागीदार है, मंत्री से लेकर बड़े बड़े ओहदों तक। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण के कारण नौकरियों में हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से, बेहतर शिक्षा से आज निम्न जाति के लोग सो कॉल्ड, है ना, निम्न जाति के लोग आज जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी। तो जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है उसने कमजोर भी किया है जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है, कास्ट बेस्ड जो भी डिस्क्रिमिनेशन है। आज आप दलित की पिटाई करें तुरंत दलित आंदोलन, दलित मुद्दा, हर पॉलिटिकल पार्टी उस मुद्दे को बनाने की बात करती है। अच्छी बात है कि निम्न जातियों के शोषण अत्याचार में कमी आई, तो एक तरफ से उनको जागरूक भी किया है और एक तरफ से उनके अधिकारों की रक्षा भी की है। दूसरी तरफ क्या है, कमजोर किया है। एक पॉलिटिकल सिस्टम अगर कास्ट के आधार पर चले तो यह अच्छी बात नहीं है ना? एक प्रश्न ऐसा बन सकता है। दूसरा देखिए प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जाति व्यवस्था के स्थान पर वर्ग व्यवस्था का धीरे धीरे प्रचलन भारतीय समाज में बढ़ता जा रहा है, परंतु यदि गहराई से समीक्षा की जाए तो वर्ग व्यवस्था में भी जाति की छाप या प्रभाव या उपस्थिति, कुछ भी हो सकता है, अवश्य देखी जाती है। स्पष्ट करें। क्या हमने गौर करना सभी लोग,
अभी धैर्य रखो जाफरी, ए जाफरी, अभी वही आ रहे हैं, अभी तो शुरू ही किए हैं, है ना। लास्ट तक कुछ भी नहीं रहेगा, डाउट रहेगा तो फिर अंत में हूं मैं, है ना। जाति के स्थान पर वर्ग व्यवस्था का धीरे धीरे प्रचलन, पहले इसी को देखते हैं। जैसे आप देखिए अब क्या हो रहा है कि यहां पर आप चाहे गांव या शहर, शहर में अधिक, गांव में भी आजकल आपको दिख जाएगा, जिसकी आर्थिक स्थिति है वो किसी जाति से रहे, आज समाज में उसकी पूछ रहती है। नगरों में आपको अधिक दिखता है। जैसे आप देखें कि जो वर्ग व्यवस्था है उसमें समाज को आपने 3 वर्ग में विभाजित कर दिया है ना, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। तो प्रश्न का मुख्य भाग क्या कह रहा है कि जाति व्यवस्था अब धीरे धीरे क्या हो रही है, वर्ग व्यवस्था में तब्दील हो रही है। कल तक समाज ये था जाति व्यवस्था, यहां पर क्या था, विभिन्न जातियों के आधार पर समाज विभाजित था, अलग अलग लेयर में अलग अलग जातियां, एक लेयर में कुछ जातियां, दूसरी लेयर में कुछ जातियां, तीसरी। अब समाज क्या है, बदल रहा है ना। अब आप देखिए तो वर्ग व्यवस्था, क्या लिखा हमने प्रश्न में, जाति व्यवस्था किधर शिफ्ट हो रही है, वर्ग व्यवस्था की तरफ। वर्ग में क्या है, वर्ग में आय के आधार पर आप किसी वर्ग में हो सकते हैं। आप ऊंची जाति के हैं मान लीजिए, लेकिन आप दिल्ली में आकर आप कुली का काम कर रहे हैं, या दिल्ली में आकर आप एक श्रमिक का काम कर रहे हैं, सब्जी का रेडी लगा रहे हैं, निम्न आय वर्ग में। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप किसी जाति वर्ग से हैं तो आप निम्न वर्ग में हैं, चाहे भले ही आप गांव में सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोग। तो वर्ग व्यवस्था में क्या है, जो निम्न वर्ग में हर जाति के लोग आ सकते हैं। देखिए मध्यवर्ती, निम्न वर्ग, हर जाति के लोग इसमें शामिल हैं यहां पर निम्न वर्ग में, समझे। तो जो लोअर है, निम्न जाति के लोग हैं, वो भी निम्न वर्ग में है, मध्यम जाति के भी लोग हैं, ऊंची जाति, क्लियर हुआ। इसी प्रकार जो उच्च वर्ग हैं, जिनके पास बहुत अधिक पैसा है, उसमें आप ही बताइए हर जाति के लोग हो सकते हैं, ऊंची जाति के, मध्यवर्ती, निम्न, कई निम्न जाति के लोग भी हैं, उच्च वर्ग में कम है संख्या अलग बात। तो जो उच्च वर्ग है उसमें भी सभी जातियों का, इसी प्रकार मध्यम वर्ग जो अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा आज के समय में, उसमें भी क्या है, हर जाति के लोग हैं। तो शहर में आपको क्या दिखता है कि आय के आधार पर समाज का विभाजन है। आप 25, 25, 30, 50 हजार के अंदर कमा रहे हैं निम्न वर्ग में, आप जो है 50, कोई एग्जैक्ट नहीं है, मैं समझाने के लिए 50,000 से लेकर 10, 20, 50 लाख आप कमा रहे हैं मध्यम वर्ग में, और बहुत अधिक पैसा है आप उच्च वर्ग में। तो जो भी कल तक जातियां थी वो विभिन्न लेयर्स में थी, लेकिन धीरे धीरे कास्ट के स्थान पर क्या हो रहा है, क्लास सिस्टम, समझ गए। लेकिन अगर गौर करोगे आप भारतीय समाज में, तो निम्न वर्ग में अधिकांश कौन सी जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के या मध्यवर्ती या निम्न जाति के, यही प्रश्न पूछ रहा है आपसे। देखिए प्रश्न दोबारा क्या कर रहा है, जाति व्यवस्था के स्थान पर वर्ग व्यवस्था का धीरे धीरे प्रचलन भारतीय समाज में बढ़ता जा रहा है। परंतु यदि गहराई से समीक्षा की जाए तो वर्ग व्यवस्था में भी जाति की छाप या प्रभाव या उपस्थिति अवश्य देखी जाती है। देखिए आप जो निम्न वर्ग है उसमें सभी जाति के लोग हैं, ब्राह्मण जाति के भी हैं, मध्यवर्ती जाति के भी, तो विभिन्न अलग अलग सभी जातियां हैं वर्ग में। लेकिन अधिक किसकी है आरडी भैया, यही तो समझा रहा हूं। निम्न वर्ग में अधिकांश आज भी निम्न जाति के ही लोग हैं, ऊंची जाति के लोग कम हैं अपेक्षाकृत, और उच्च वर्ग में सभी जाति के लोग हैं, लेकिन अधिकांश कौन सी जाति के हैं, उच्चवर्ती मध्यमवर्ती जातियों की। यही तो प्रश्न कह रहा था कि भैया अर्बन एरिया में हर क्षेत्र में आपको प्रगति दिखती है, वहां पर जाति के आधार पर नहीं, वर्ग के आधार पर समाज का विकास हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या है कि वहां पर वर्ग व्यवस्था में भी आपको जाति की छाप दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि वर्ग व्यवस्था में निम्न वर्ग में सभी जाति के लोग हैं, लेकिन अधिक कौन है, लोअर कास्ट के लोग। उच्च वर्ग में सभी जाति के लोग हैं, लेकिन निम्न जाति के लोग कम हैं, अधिकांश ऊंची जाति के लोग, है ना। तो जाति व्यवस्था के कारण परिवर्तन तो आया है, लेकिन परिवर्तन के प्रभाव से वर्ग व्यवस्था धीरे धीरे, ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह वर्ग व्यवस्था की। आज आप देखिए गांव में भी आज जिनकी आर्थिक हैसियत बेहतर है, चाहे शिक्षा के कारण, चाहे व्यवसाय के कारण या राजनीतिक, उनकी समाज के स्तर पर ज्यादा पूछ दिख रही है ना। तो लोग अब जाति के आधार पर नहीं जाने जाते। वही तो बता रहा हूं नवीन सिंह, क्या हमने लिखा परिवर्तन में एक बड़ा है। यहां से प्रश्न आपसे कई मायनों में एग्जैक्ट नहीं घुमाकर देखिए क्या लिखा है कि व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्धारण सिर्फ जातिगत आधार पर न होकर उसकी आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थिति के आधार पर भी, और यह धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जातिगत पहचान आधार धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले दरिद्र ब्राह्मण पूजनीय माना जाता था, आज किसी भी जाति के हो, फॉर्च्यूनर से चलिए भौकाल टाइट हो जाएगा गांव घर में, लोग कहेगा हाँ 4 गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर, है ना, 5 गाड़ियों का काफिला लेकर कोई आपसे आपकी जाति नहीं पूछेगा, है ना, समझ जाएगा। यही सच्चाई है। आज हमारे यहाँ जाति के आधार पर ना होकर धीरे धीरे वर्ग के आधार पर समाज का विभाजन बढ़ा है। लेकिन सच्चाई क्या है कि हमारे यहाँ वर्ग व्यवस्था भी, क्योंकि वर्ग नवीन घटना है, 90 के बाद आर्थिक उदारीकरण के दौर में वर्ग व्यवस्था हमारे यहाँ अधिक देखी गई। लेकिन निम्न वर्ग में अधिकांश सभी जाति के लोग हैं, लेकिन अधिकांश कौन से, निम्न जाति के लोग। इसी प्रकार उच्च वर्ग में भी सभी जाति के लोग हैं, लेकिन अधिकांश कौन है, ऊंची जाति के लोग। यही तो समझा रहा था, शुरू में ही पूछना शुरू कर दिए, खराब सवाल देना स्टार्ट किए, है ना। इसको नोट कल करवा दूंगा, है ना। यहां तक किसी के मन में कोई सवाल, परिवर्तन तक में कहीं कोई सवाल है, पूछिए। जो आपको मैं सब प्रश्न दे रहा हूं, यही सब प्रश्न गाहे बगाहे दिख जाता है ना, है ना। पैसा पहले भी था, आयुष वर्मा, पहले भी पैसा था, लेकिन पैसे की पूछ पहले नहीं, अब जमाना बदल गया, अर्थ युग आ गया है। पहले किसी किसी के पास पैसा होता था। चलिए, तो ये बिल्कुल, अब आपसे कोई पूछेगा कि आप जो है पेंट हाउस में रह रहे हैं, आपसे कोई पूछेगा किस जाति के हो। चलिए, तो आज जिनको कोई डाउट नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। अगर जिनको जेन्युइन डाउट है तो पूछ लीजिए।